नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं कुमार वर्मा। क्या हालचाल है, कैसे हैं सभी लोग? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बताइए भाई, सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। पढ़ाई भी आपकी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और दोस्तों, कहा जाता है कि सफलता मिले ना मिले, यानी मंजिलें मिले ना मिले, तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें तो गलत बात है। तो कोशिश हमको लगातार करते रहना है। और परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपके अंदर जीत की तड़प होनी आवश्यक है। ठीक बेटा? तो चलिए, ग्राम पंचायत के बारे में बात कर रहा था। और ग्राम पंचायत यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में बातचीत चल रही थी। अब वो स्थानीय स्वशासन जो प्राचीन समय से चला आ रहा था, तो प्राचीन समय से क्रमबद्ध तरीके से मैं बढ़ते हुए आ रहा हूँ। इसके जस्ट वाले जो वीडियो, इसका जो प्रीवियस वीडियो था, उस वीडियो में मैंने बात किया था आप लोगों के सामने कि चोल काल में किस तरीके से स्थानीय स्वशासन हुआ करता था। और आज बारी है किसको जानने का, तो बौद्ध काल में आपको जानना है कि किस प्रकार से स्थानीय स्वशासन संचालित हो रहा था। बौद्ध काल में किस प्रकार से स्थानीय स्वशासन की जानकारियां प्राप्त होती हैं। देखिए बेटा, एक एविडेंस कैसे प्राप्त होता है। इसका एविडेंस प्राप्त होता है जातक कथा। जो जातक कथाएं होती हैं बौद्ध काल के अंतर्गत, उनका अध्ययन किया जाता है। और उसी अध्ययन से ये बात पता चलता है कि भाई यहाँ पर भी बौद्ध काल में भी क्या था, स्थानीय स्वशासन हुआ करता था। यानी स्थानीय स्वशासन हुआ करता था, जातक कथाओं के अध्ययन से पता चलता है। और जातक कथाओं में ही ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव ही हुआ करता था, जिसको ग्राम कहा जाता था, है ना, ग्राम कहा जाता था। और इस ग्राम को संचालित करने के लिए ग्राम सभा हुआ करता था। लेकिन गांव का जो मुखिया होता था उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्राम भोजक जो है, गांव से जुड़ा जो भी मामला था उन सभी मामलों का निपटारा करने का काम ग्राम भोजक का था। लेकिन ग्राम सभा पूरी तरीके से ग्राम को संचालित करने वाला एक प्रशासनिक इकाई हुआ करता था। ग्राम सभा का जो मेन काम था, वास्तव में वृद्धजनों का एक सभा हुआ करता था। वृद्ध लोग, परिवार के जो वृद्धजन होते थे, वही वृद्ध लोग इसके अंतर्गत शामिल होते थे। इनका मेन काम होता था न्याय करना और साथ में आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना। ये महत्वपूर्ण रोल था। बस इतना ही बौद्ध काल के अंतर्गत एविडेंस हमें प्राप्त होता है। ठीक बेटा? इसके अलावा हम बात करने वाले हैं, इसके अलावा बात करेंगे मौर्य काल में स्थानीय स्वशासन किस प्रकार से संचालित हो रही थी। तो मौर्य काल में सबसे बड़ा जो एविडेंस प्राप्त होता है, चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा लिखा गया किताब है अर्थशास्त्र। तो उस अर्थशास्त्र में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि जो पंचायत का स्थानीय स्वशासन और न्याय व्यवस्था है, ये पूरी तरीके से उल्लेखित किया गया है। पूरी तरीके से उल्लेखित किया गया है ये सब कहां पर? अर्थशास्त्र में। साथ में जो भी स्थानीय विवादों का निपटारा होता था, उस समय जो वृद्ध लोग होते थे, वृद्ध लोग जो होते थे और जो सामंत होते थे, उन्हीं सामंतों के द्वारा किया जाता था। कहां की मैं बात कर रहा हूं? मौर्य काल की मैं बात कर रहा हूं। वहीं अगर देखा जाए तो यहां पर भी प्रशासनिक सबसे छोटी इकाई थी, गांव हुआ करता था। और उस गांव का जो अगर देखा जाए तो संचालन करने के लिए वृद्धों की एक परिषद हुआ करता था। और वृद्धों की परिषद की सहायता से जो गांव का जो मुखिया होता था, जिसको ग्राम वृद्ध कहा जाता था, वही ग्राम वृद्ध पूरी तरीके से क्रियान्वित करता था कार्यों को। और यहाँ पर ग्रामों का समूह भी था, यानी 5 गांवों का समूह हुआ करता था, जिनको पंचग्रामी कहा जाता था। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस बात को आप समझ गए होंगे। जो भी बात मैंने बोला है इसमें, जो मौर्य काल में स्थानीय स्वशासन है और साथ में जो आपका बौद्ध काल में स्थानीय स्वशासन है, इतना ही आपको एविडेंस प्राप्त होता है। ठीक है? तो ये सभी बात मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से लिख करके बता दे रहा हूँ, ताकि कोई भी किसी प्रकार कोई दिक्कत, समस्या, आफत ना हो। ठीक बेटा? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध काल में स्थानीय स्वशासन। तो देखिए, इसका जो एविडेंस प्राप्त होता है जातक कथाओं के अध्ययन से मिलता है। और यहाँ पर बोला गया है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती थी? सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, तो यहाँ पर कहेंगे गांव हुआ करता था। गांव, गांव कहिए चाहे ग्राम कहिए, गांव कहिए चाहे ग्राम कहिए। और इस गांव का जो मुखिया होता था, मुखिया, इस गांव का जो मुखिया होता था, बोला हूं, अभी बताया हूं, उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। तो गांव का जो मुखिया वही आपका ग्राम भोजक है। ये क्या है? तो ये आपका मुखिया हुआ करता था। मुखिया का मतलब यही प्रशासन कार्य देखता था, यही आपका शासक हुआ करता था गांव का। यानी शासक का मतलब मुखिया हुआ करता था। कौन? ग्राम भोजक हुआ करता था, ग्राम भोजक हुआ करता था। लेकिन इस ग्राम सभा को संचालित करने के लिए, यानी जो ग्राम है, जो आपका ग्राम है,
इस ग्राम का जो प्रशासन था, प्रशासन, वो प्रशासन किसकी तरीके से संचालित होता था, तो आप कहेंगे ग्राम सभा के द्वारा होता था, ग्राम सभा द्वारा होता था, ग्राम सभा द्वारा प्रशासन कार्य देखा जाता था। अब यहाँ पर ग्राम सभा के द्वारा प्रशासन किया जाता था, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ग्राम प्रशासन है बेटा, ये जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा क्या होता था, तो पहली बात याद रखिएगा, ये गांव के जो वृद्ध लोग होते थे, गांव के वृद्ध जो लोग होते थे, वृद्ध लोग जो होते थे, वही इस ग्राम सभा में शामिल होते थे। गांव के वृद्ध लोग इस ग्राम सभा के अंतर्गत शामिल होते थे। दूसरी बात मैंने बताया था कि इनका जो महत्वपूर्ण काम था, वो क्या काम था, तो इनका काम था न्याय करना, न्याय करना इनका मेन काम था। साथ में याद रखिएगा, तीसरी बात याद रखिएगा, गांव की आंतरिक सुरक्षा करना, गांव की आंतरिक, याद रखिएगा, गांव की आंतरिक सुरक्षा करना, आंतरिक सुरक्षा करना, ये इसका क्या था, मेन काम का था, है ना। आंतरिक सुरक्षा करना ये इसका मेन काम हुआ करता था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बस आपको बात यही याद रखना, ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए कौन सा है, तो आप कहेंगे ग्राम भोजक है ना। यानी बौद्ध काल में स्थानीय स्वशासन में जो गांव हुआ करता था, उसका मुखिया कौन था, तो आप कहेंगे ग्राम भोजक हुआ करता था। तो ये ग्राम भोजक का नाम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। सबसे छोटी इकाई यहाँ पर गांव ही हुआ करता था। अब आइए बात करते हैं मौर्य काल में, चलते हैं मौर्य काल में। देखिए मौर्य काल में स्थानीय स्वशासन का सबसे बेहतरीन जो एविडेंस हमें मिलता है, जो प्राप्त होता है, वह अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र जो कि लिखी गई पुस्तक है चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा, इन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है। यही अपने कौन है, कौटिल्य है ना, यही कौटिल्य है, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो कौटिल्य का एक किताब है अर्थशास्त्र, इसी अर्थशास्त्र में स्पष्ट बोल दिया गया है कि ग्राम पंचायतों की स्थानीय शासन और न्याय व्यवस्था का उल्लेख यहीं पर प्राप्त होता है। साथ में स्थानीय विवादों का निपटारा वृद्धों और सामंतों के द्वारा किया जाता था। ये सब बात का जो साक्ष्य प्राप्त होता है हमको इस अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। ये बात आप समझ गए हैं। अब आइए बात करता हूं इस समय जो गांव का, मौर्य काल में जो गांव का मुखिया होता था, जो गांव का मुखिया होता था, देखिए गांव या ग्राम का मुखिया, जो ग्राम का मुखिया होता था, ग्राम का मुखिया है ना, गांव का जो मुखिया होता था, उस मुखिया का क्या नाम है, तो आप कहेंगे गांव का जो मुखिया था वो ग्राम वृद्ध हुआ करता था। उसका नाम ध्यान दीजिएगा, ग्राम वृद्ध हुआ करता था। और इस ग्राम वृद्ध को सहायता प्रदान करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए, प्रदान करने हेतु वृद्ध जनों की एक क्या होती थी, परिषद होती थी। वृद्ध जनों की एक परिषद बनाई जाती थी, है ना। तो वृद्ध जनों की एक परिषद थी, देखिए परिषद है आपका, इसी को बोलते थे वृद्धों की एक परिषद, यही है वृद्धों की एक परिषद है, वृद्धों की एक परिषद है, परिषद। और यही परिषद क्या करती थी, परिषद ये सहायता करती थी, यानी ग्राम वृद्ध को, जो ग्राम वृद्ध है, जो गांव का मुखिया है मौर्य काल में, इसको सहायता और सलाह देने वाला, ये पूरी तरीके से वृद्धों की एक परिषद हुआ करता था। इसका ये कही काम था कि भाई हमको ग्राम वृद्ध का क्या करना है, सहायता करना है, सहायता। तो ये पहली महत्वपूर्ण बात आपने समझा। दूसरा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 5 गांव का मुखिया होता था, जिसको पंचग्रामी कहा जाता था। तो यहाँ पर 5 गांव का मुखिया, 5 ग्राम का मुखिया, 5 ग्राम का मुखिया भी हुआ करता था ना, 5 ग्राम का मुखिया भी हुआ करता था। और इस मुखिया को क्या बोलते थे, इसको पंचग्रामी कहा जाता था। ये आपका पंचग्रामी होता था। बात समझ गए बेटा, कहेंगे जी हाँ बात समझ गए। तो इस पंचग्रामी को भी कहीं ना कहीं वृद्धों की एक परिषद, जो कि सामंत लोग होते थे, जो कि विद्वान लोग होते थे, वृद्धजन मतलब अनुभवी लोग होते थे, वही क्या करते थे, ये पंचग्रामी को भी सहायता प्रदान करते थे, साथ में ग्राम वृद्ध को भी सहायता प्रदान करते थे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी कार्य होता था उस कार्य को क्रियान्वित करने के लिए, है ना। यानी इसी की सहायता से ग्राम मुखिया क्या करता था, वृद्धों की जो परिषद है, वृद्धों की जो परिषद है, इसी की सहायता से क्या होता था, गांव के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता था। इसी की सहायता से गांव के कार्यों को क्रियान्वित, गांव के कार्यों का क्या होता था, कार्यों का क्रियान्वयन होता था, कार्यों का क्रियान्वयन होता था। किसके द्वारा होता था, तो आप कहेंगे ग्राम वृद्ध की सहायता करता था यही वृद्धों का एक परिषद, और यही क्या करता था, गांव के कार्यों का क्रियान्वयन करने का काम करता था, है ना, ग्राम वृद्ध की सहायता से। तो ये हो गया आपका खेला संपन्न। अब आज आपने क्या सीखा, आपने 2 चीजें सीखा, एक बौद्ध काल में स्थानीय स्वशासन और एक आपने समझा कि मौर्य काल में स्थानीय स्वशासन। हालांकि मौर्योत्तर काल में भी
ये वृद्धों की एक परिषद हुआ करता था। ये वृद्धों की परिषद ग्राम वृद्ध का ही सहायता करने का काम यहां भी करता था। बात समझ गए बेटा? तो उम्मीद करता हूं कि आपको भी आज कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं। तो हम एकदम सीक्वेंस से बढ़ते हुए चल रहे हैं। कल हम बात करेंगे गुप्त काल में किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन कार्य कर रहा था। ठीक है बेटा, इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। फिर मुलाकात करूंगा कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ग्राम पंचायत अधिकारी, पहली बार आपको इस तरीके का सिलेबस देखने को मिला और खूब आपने सर्च किया कि कहाँ पर ये चीज़ें मिल पाएंगी, कैसे हम तैयारी कर पाएंगे, और फाइनली वो सर्च आपकी यूपी संगम में एमडी क्लासेस पर आकर खत्म हुई। बच्चों, जब से ग्राम पंचायत अधिकारी का नया सिलेबस आया, एक भी पल आपका साथ नहीं छोड़ा और शुरुआत से लेकर अंत तक, चाहे वर्मा सर है, चाहे वो रिया मैम है, चाहे वो विशाल सर हो, सभी ने खूब मेहनत करी और नए सिलेबस पर खूब बढ़िया पकड़ आपको बना दिया। लेकिन अब परीक्षाओं का अंतिम समय आ चुका और अंतिम समय में जरूरत होती है कि हर एक चीज का रिवीजन करना, उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट लगाना और खुद को देखना कि कहाँ गलती रहेगी और कितना और मेहनत करना होगा। इसी चीज को देखते हुए हमने 2 ऑप्शन बच्चों आपको दिया है अंतिम समय में। एक है सचिव बैच, जहां पर आपको 1+1 मिल रहा होगा, यानी कि रिवीजन और प्लस टेस्ट सीरीज, और दूसरा आपको मिलेगा सचिव कॉम्बो बैच, जहां पर रिवीजन भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और पूरा रिकॉर्डेड जो पंचायत बैच था जो आपने खूब पसंद किया था वो मिलेगा। ऑलरेडी सचिव बैच लॉन्च हो चुका और बच्चे आपने इसमें लगातार खूब प्यार दिखाया है और ये बैच में रिवीजन क्लासेस भी शुरुआत हो चुकी है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसा बैच चल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर सचिव बैच दिखाया जो सिर्फ 349 रुपए का है, और दूसरा है सचिव कॉम्बो बैच जो सिर्फ 499 रुपए का है। मैंने इसी बैच को जैसे ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपको जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं वो देखने को मिल जाएंगी और कंटेंट पे बच्चों आप फोकस करेंगे तो आपको आपका टाइम टेबल, जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं वो भी मिल जाएंगे, और हमने डेमो भी देख रखा जो आपके लिए ओपन है, बिल्कुल फ्री भी होगा। प्लस क्योंकि ये कॉम्बो है तो आपको प्री रिकॉर्डेड भी सारा मिल जाएगा। जैसे आप सिर्फ पंचायत में ही देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमने कितनी सारी क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रखी है, तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर शायद कुछ भी फंसने वाला है। और जैसे हम 2500 प्रश्नों की यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवीजन करेंगे, उसके बाद आपको 20 टेस्ट सीरीज मिलेंगे वीडियो सोल्यूशंस के साथ। आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा, अपनी कमियां देखिएगा और वीडियो सोल्यूशन से उसको मजबूत और करिएगा। और 5 टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। यानी पहला जो 1+1 का सचिव बैच है जो सिर्फ 349 में है, जिसमें आपको पहला रिवीजन मिलेगा 2500 प्रश्नों का, जिसमें यूपीजी के आपके पास कंप्यूटर और पंचायत सब कुछ होने वाला है, उसमें 25 टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। और दूसरा 499 में है, यानी सिर्फ 150 रुपए ज्यादा आपके लग रहे होंगे, वहां पर आपको पूरा पंचायत का प्री रिकॉर्डेड सेक्शन भी मिलेगा। तो अब तैयारी में जुट जाइए। एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाइए, आपको दोनों बैचेज मिल जाएंगे, जो इच्छा हो ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की प्राइस अपने मिनिमम रेट पर होने वाली है, आपको कोई कूपन कोड नहीं लगाना और आप इसको कम से कम में डिस्काउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी समस्या परेशानी आ गई बच्चों, तो ये नंबर आपको नीचे में दे रहा हूँ, इस नंबर पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 के बीच में आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। लेकिन देर मत करिएगा, क्योंकि परीक्षाओं का जब समय आ जाएगा तो आप इसी सारी चीज़ों को मिस करेंगे। काश कुछ ऐसा होता मैं रिवीजन कर पाता, काश कुछ ऐसी चीज़ें होती कि मैं टेस्ट सीरीज लगा पाता। और मैं आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे वर्मा सर हो, चाहे रिया मैम हो, चाहे विशाल सर हो, हम सभी ने एक बेहतर और शानदार रणनीति के साथ ही इस बैच में प्लान करा हुआ है और आपको इस बार सफलता जरूर दिला के रहेंगे। धन्यवाद साथियों, शुक्रिया।